गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने समय एवं गति के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था। आपको ये एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में करने थे और इन्हें समझना था। चलो आज हम इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और इन्हें मैं समझाती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कार में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 660 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी उसकी औसत चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी उसने कितनी तय की थी? 660 किलोमीटर। तो उसे कितना समय लगा? बच्चों, औसत चाल हमारी क्या होती है? तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो दूरी हमारी दे रखी है 660 किलोमीटर और चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम समय को t मान लें तो हम कैसे लिखेंगे? औसत चाल की जगह पे हमने औसत चाल लिख दी, तय की गई कुल दूरी हमने लिख दी और लिया गया कुल समय को हमने t मान लिया। ठीक है, समय को t, टाइम को t से डिनोट कर लिया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? t को हम इस साइड ले जाते हैं और ये जो वैल्यू होती है उसे हम उसके बटे के नीचे लिख देते हैं। तो हमने ऐसा ही किया। अब हमारे पास क्या आ गया? 660 बटे 66। 66 को हमने 66 एक बार में काटा तो हमारे पास 1 आ गया और ये हमारा 0 था। यानी टाइम कितना? 10 घंटे। यानी उसे कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम इसी तरह से है। अब इसे आप समझ गए होंगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, इसे मैं समझाती हूँ। एक कार 240 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसके बाद 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरे यात्रा के दौरान उसके कार की औसत चाल क्या थी? तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आइए देखते हैं। माना एक कार, उसको A बिंदु से B बिंदु तक जाना है। तो उसने क्या किया? आधा रास्ता, यानी उसने लगभग इतनी दूरी, जो कि हमारी कितनी बताई गई है? 240 किलोमीटर। यानी 240 किलोमीटर तो उसने कैसे तय की? कितनी स्पीड से? ये उसकी दूरी है। इतनी दूरी उसने तय की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों, किमी को हम किलोमीटर और घंटा को हम h यानी इंग्लिश में हावर बोलते हैं, उसका h से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद उसने 120 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। कुल दूरी कितनी तय की होगी? तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में 240 किलोमीटर लगे थे और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी थी? 120 किलोमीटर। 120। जब बच्चों हम इसको ऐड अप करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0, 2 और 4 6, 1 और 2 3, यानी उसने कुल दूरी कितनी तय की? 360 किलोमीटर। अब बच्चों, उसको समय कितना लगा होगा? यानी जब उसने 240 किलोमीटर की दूरी तय की थी इतनी चाल से, 60 किलोमीटर की चाल से, तब उसका समय निकालते हैं हम। तो हम इसको t1 समय बोल देते हैं। और अब हम इसका समय निकालेंगे। इस 0 से ये वाला 0 काट देंगे। 6 चौक 24 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा t1 का टाइम कितना आ गया? 4 घंटे आ गया। ऐसे ही हम अब t2 का टाइम निकालते हैं। यानी दूसरी दूरी उसने जब तय की थी तब उसे समय लगा था। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 3 चौक 12, यानी उसे अभी भी 4 घंटे लगे थे। तो टोटल समय अब कितना हो जाएगा? टोटल समय हो गया 8 घंटे और टोटल दूरी हो गई 360 किलोमीटर। अब हम चाल इजीली निकाल लेंगे ना। तो इसकी औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम इसे अब कैसे कट करेंगे? 4 के टेबल से 4 4 दूनी 8, 4 निम 36, यानी हमारे पास कितना आ गया? 90 बटे 2। यानी इसको जब हम कट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 45 किलोमीटर
प्रति हावर, यानी उसकी औसत चाल कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, इसमें उसने टाइम भी दे रखा है और दूरी भी दे रखी है, सबको ऐड कर लिया और फिर उसको कट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं दूरी एवं समय ग्राफ। दूरी और समय का हम एक ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ हमें क्या बताएगा? उसकी चाल को बताता है। यदि हम बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को सूचीबद्ध करें, यानी एक तालिका में लिखें, तो हमें विभिन्न समय बिंदु पर इसकी चाल की तस्वीर अलग अलग प्राप्त होगी। तय की गई दूरी एवं लगे समय के आंकड़ों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका एक तरीका यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमने समय लिया है कुछ मिनटों में और दूरी ली है उसी प्रकार से। तब देखते हैं कि दर्ज सूचनाओं को ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जब हम किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं तो हमें किसी निश्चित निर्दिष्ट बिंदु का चयन करना पड़ता है। प्रायः ये निर्दिष्ट बिंदु मूल बिंदु होते हैं, यानी हमें जब भी हम किसी भी ग्राफ को बनाते हैं तब हम क्या लेते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। तो इस तरह से समय को हमने एक्स एक्स पर डिनोट किया है और ये हमने कितने में लिया है? मिनटों में लिया है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से हमने इतने मिनट ले लिए हैं और इतनी दूरी ले ली है। अब देखो बच्चों, इसमें जब हम मूल बिंदु, यानी ये जो 0 पॉइंट होता है इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। जब समय कितना था? 2 मिनट और उसकी दूरी कितनी थी? 2 मिनट। तो इसको हमने कहाँ से कहाँ तक लिया? यहाँ से यहाँ पे मिला दिया बराबर पे। फिर अब समय कितना है? 4 मिनट और दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। इसी प्रकार से अब समय 6 मिनट है और दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। उसके बाद में ये हमारा ए पॉइंट तक देख रहा। अब उसके बाद में हमारा समय कितना है? 8 मिनट, यानी 8 मिनट पे हम यहाँ पर होंगे और ये हमारी दूरी कितनी बता रहे हैं? 7। यहाँ पर कितनी? 7 किलोमीटर। फिर उसके बाद में समय बढ़ गया 10 मिनट और हमारी दूरी कितनी है? अब 8 किलोमीटर पे है। फिर हमारा समय आया 12 मिनट और हमारी दूरी कितनी है? 9 मिनट। 9 ये 10 और 8 के बीच की दूरी को 9 मिनट ही तो बोलेंगे। फिर उसके बाद में बच्चों समय हमारा बढ़ता जा रहा है, 16 मिनट हो गया है, बट हमारी चाल कितनी है? अभी भी 9 मिनट। दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर पे है। और फिर समय हमारा 18 मिनट का हो गया और दूरी अभी भी 9 किलोमीटर ही तय की है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये एक यहाँ पर सीधी रेखा मिली, उसके बाद में ये थोड़ी सी झुक गई और उसके बाद में ये सीधी रेखा चलती गई। तो इससे हम क्या कुछ निर्दिष्ट निकाल सकते हैं। अब हमने इसका प्रेक्षण किया तब हमें मिला कि ग्राफ के ढाल की तीव्रता से चाल का बोध होता है। यदि चाल अधिक होती तो उसकी चाल, ढाल अगर अधिक होती तो उसकी चाल भी अधिक होती है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी ढाल कैसी है? यहाँ पर ज़्यादा है ना, ए तक, ओ से लेके ए तक की जो दूरी है इसे ओ बिंदु बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये हमारे यहाँ पे ढाल ज़्यादा है, इसका मतलब इस पे चाल भी ज़्यादा होगी। अब अगर हम ए से लेके बी के बीच में जाते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पर ढाल कैसा है? थोड़ा कम हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर चाल कैसी है? यहाँ पर चाल भी कम हो गई है। उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारा ढाल बिल्कुल ही शून्य हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर चाल कितनी हो गई है? शून्य हो गई है, 0 हो गई है। तो बच्चों इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ से चाल को निकाल सकते हैं। फिर है ग्राफ का अध्ययन। ग्राफ का अध्ययन हम कैसे करते हैं? एक समान चाल से गतिशील पिंड का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जैसे हमने अभी सीखा कि यहाँ पर एक समान चाल से जब चल रही थी तो उसकी एक सीधी रेखा बन रही है ना, ये एक सीधी रेखा में जा रही थी। उसके बाद में बिंदु को चिन्हित कीजिए और वहां से समय अक्ष यानी एक्स अक्ष पर लंब डालिए। चित्र 5 में तय की गई दूरी OB है जो AC के बराबर है तथा समय OC है। इसमें देखिए आप चित्र 5 में ये OC है, ये OB है और AC
AC कौन सी होगी, ये OB के बराबर एक रेखा खींची गई है। तो बिंदु A पर गतिमान पिंड की चाल कितनी हो जाएगी, AC बटे OC। अगर अब हम इसका परीक्षण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AC बटे OC रेखा OA का ढाल के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि दूरी समय अक्ष की ढाल गतिशील पिंड की चाल को व्यक्त करता है। दूरी समय अक्ष किसको व्यक्त करता है, ढाल की गतिशील पिंड की चाल को व्यक्त करता है। चित्र 6 में दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में है। ये दिख रहा है ना, ये एक वक्र रेखा में है। इससे क्या पता चलता है, OC असमान गति को निरूपित करता है। OC किसको निरूपित करता है, ये असमान गति को निरूपित करता है। इसका मतलब है कि पिंड बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। असमान गति के लिए दूरी समय वक्र रेखा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, दूरी समय वक्र रेखा किस में मिलती है, हमें असमान अगर गति है तो हमें दूरी समय कैसे, वक्र रेखा मतलब ऐसी रेखा गोलाकार। चित्र 7 में AB एक वस्तु को निरूपित करता है। ये एक वस्तु है जो कि स्थिर है, यद्यपि समय बढ़ रहा है, दूरी हमेशा नियत रहती है। यहाँ पर ये समय हम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी दूरी कैसी है, नियत है, मतलब नहीं बदल रही, सेम है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु अपनी मूल स्थिति से स्थानांतरित नहीं हो रही है, वो अपनी जगह पर रुकी हुई है। चित्र 8 में 3 गतियों को दर्शाता है। OA एक समान गति को व्यक्त करता है। ये जो रेखा जा रही है ये बता रही है एक समान गति, जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी। तो ये हमारी एक समान गति, तो एक सीधी रेखा है। उसके बाद में AB वस्तु की विराम स्थिति को दर्शाती है, यानी जब वस्तु विराम में होगी तब कैसी होगी, एक स्थिर रेखा, ऐसी रेखा में जाएगी। और क्योंकि ये चल नहीं रही है तथा BC असमान गति को निरूपित करती है। तो ये वाली जो रेखा है वक्र रेखा, जैसा कि मैंने बताया, तो ये क्या है, हमारी B और C वक्र रेखा को निरूपित कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर कैसी गति होगी, असमान गति होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क है, इसके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। देखो कितने हैं, इजी हैं, जैसा कि मैंने बता रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फिर कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को भी करेंगे। तब तक आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।